हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट इज माइंड में, जहां पे हम आपको इस समय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लाइव करा रहे हैं। और उसी सीरीज के अंदर इस समय हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना। और कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एक लिविंग बीइंग को इफेक्ट करते हैं, एक लाइफ को इफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने आपकी इकोलॉजिकल हायरार्की देखी थी, इकोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी। और कल हम लोगों ने अडेप्टेशंस पे छोड़ा था, बिकॉज हम लोगों का टाइम ओवर हो गया था, है ना। बिकॉज हम लोग बहुत कुछ स्टडी कर चुके थे जो कि आपके लिए न्यू था। उसमें से कुछ जो कल हम लोगों ने मेन कॉन्सेप्ट स्टडी किया था वो था आपका रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स का। ठीक है, इधर से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इससे प्लीज अवेयर रहना और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना अपना। कौन रेगुलेटर्स होते हैं, कौन कन्फर्मर्स एंड कौन पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, सो ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पर आप लोगों को सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन आप लोगों का टेलीग्राम हैंडल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लोग मैसेज भी देख पा रहे होंगे कि हमारे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कीजिए अगर आप हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं। देन कल का तो हम लोगों ने देख लिया। कल हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट में। एंड आज हम स्टडी करेंगे आपके एडेप्टेशन एंड देन पॉपुलेशन। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का जनरल मतलब क्या है, इंग्लिश का वर्ड है अडेप्ट, मतलब किसी चीज के प्रति अडेप्ट होना, किसी चीज के प्रति अपने आप को बदल लेना किसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेगा। ठीक है, while considering the various alternatives available to organisms for coping with extreme in their environment, we have seen that some are able to respond through certain psychological adjustment while others so behavioral। मतलब आप लोग दो तरह के एडेप्टेशन स्टडी करोगे, वन इज योर फिजियोलॉजिकल एंड अदर वन इज योर बिहेवियरल। ठीक है, जैसे हो गया माइग्रेटिंग टेम्परेली फॉर टू अ रेस्टफुल हैबिटेट, जो आप लोगों ने पढ़ा था आपका कैलेडो नेशनल पार्क इन राजस्थान, है ना, वहां पे साइबेरियंस आते हैं। These responses are actually the adaptation. So we can say that adaptation is any attribute of organism, morphological, physiological, behavioral, that enable the organism to survive and reproduce in its habitat. तो ये आपकी adaptation की beautiful example दी गई है। It is an attribute, मतलब एक organism की प्रॉपर्टी है जहां पे वो अपने आप को चेंज कर रहा है सर्वाइव करने के लिए और अपने आप को रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनाने के लिए। अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में आपको पता होगा मल्टीपल फ्यूजन से करता है, वैसे बाइनरी फ्यूजन होती है, तो वो अडेप्टेशन ही तो हुई एक तरह से। Many adaptation have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed। मतलब कहीं ऐसी वेरिएशन हुई जो कि एडेप्टेशंस आई जो कि आज के टाइम पे अगली जो प्रोजेनिस है उनकी उसमें फिक्स है। मतलब सपोज 90s में एक अडेप्टेशन हुई फिश के अंदर, है ना, कि इस प्रति के कंडीशन के प्रति वो सुटेबल है या फिर इनर्टनेस है उसके प्रति, तो जो उसकी प्रोजेनी हुई जो आज आ रही है उसी सेम फिश की प्रोजेनी, उसके अंदर वो अडेप्टेशन ऑलरेडी आ रही है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सारा कुछ पहले से ही उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बन के आ रहा है जो कि उसके पैरेंटल में था। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका, दिस इज द फर्स्ट एडेप्टेशन जो कि आप स्टडी कर रहे हो कंगारू रैट की, जो कि नॉर्थ अमेरिका का रेजिस्टेंट है, रेजिडेंट है सॉरी, desert is capable of meeting all its water requirement through the internal fat oxidization। क्या कह रहे हैं, अगर जो पानी की कमी होती है तो क्या करता है वो इंटरनल फैट ऑक्सीडाइजेशन, मतलब जो उसकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है और एज अ बाय प्रोडक्ट उसमें वाटर निकलता है और उसे यूज करता है। इट ऑल्सो हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करता है, मतलब इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता होगा, सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और दूसरी बात ये क्या चीज खाते हैं, सीड्स खाते हैं। ठीक है, दे यूज टू फीड ऑन सीड्स। ये नीट का क्वेश्चन आता है दैट दे यूज टू फीड ऑन सीड्स, स्टेटमेंट थी एक टाइम पे आया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, many desert plant have a thick cuticle on their leaf surface and this is the second of your desert plants की है ये। desert plants have a thick cuticle, मतलब उनके ऊपर एक thick cuticle मतलब thick waxy सी लेयर होती है। ठीक है, थिक वैक्सी लेयर होती है ऑन द लीफ सरफेस। क्या होता है उसका काम, ताकि पानी का लॉस ना हो सके, ट्रांसपीरेशन ना हो सके। हैव द स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स, मतलब जो स्टोमेटा होता है डीप होते हैं, टू मिनिमाइज द
water loss through transpiration. They also have a special photosynthetic pathway, that is CAM, crustacean acidic metabolism, that enable their stomata to remain closed during the day. मतलब जितना जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस का, वाइस वर्सा चलता है डेजर्ट प्लांट्स में। जो भी सारा प्रोसेस होना होता है वो रात को होता है, जबकि बाकी प्लांट्स में दिन में हो रहा होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्टोमेटा सुबह क्लोज रहेगा और रात को ओपन होंगे, है ना। आप लोगों ने स्टोमेटा वाला प्रोसीजर पूरा स्टडी किया होगा ना। कैंप ये पोटेशियम मैलेट बनते जब अंदर, है ना, आपकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है। तो वही जो वहां पे टर्जिडिटी बढ़ने का काम है बाकी प्लांट में दिन में होता है, और इनमें यही चीज रात को हो रही है, ठीक है। अब एक अंदर प्लांट आता है ओपनशिया, आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा और आई होप सो आप लोगों ने देखा भी होगा अपनी लैब्स में। इसका फॉसिल अवेलेबल होता है प्रिजर्व फॉर्म में। हैव नो लीव्स, उसके ऊपर कोई लीफ नहीं होती। दे आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स, तो जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन आउट बाय फ्लैटेंड स्टेम। ओपनशिया का जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग फिलोक्लैड कहते हैं। Mammals from the colder climate generally have shorter ears and limbs to minimize the heat loss. This is known as Allen's rule. Allen's rule क्या कहते हैं कि जो आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पोलर रीजन्स में या फिर ठंड वाले इलाके में रहते हैं, उनके जो बॉडी के लिम्स और ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। क्यों? ताकि कम बॉडी सर्फेस होगा और कम हीट लॉस होगा। In the polar sea, aquatic mammals like seal have a thick layer of fat जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करती है below their skin that act as insulator and reduce the loss of body heat, ठीक है। Some organism possesses adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to the stressful condition or situation. If you have ever been at any high altitude, this is very important part जो coming है अभी। अगर जब आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे गए हो, दैट इज ग्रेटर देन 3500 मीटर, रोहतांग पास नियर मनाली एंड लेह, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, सिकनेस मतलब बीमार होना। हाइट पे जाने की वजह से जो आपको सिकनेस आती है दैट इज योर एल्टीट्यूड सिकनेस। इट्स सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, नोजिया, फटीकनेस, नोजिया मतलब थकान सी, फटीकनेस भी सेम, एंड हार्ट पल्पिरेशन मतलब हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है। This is because in the low temperature atmospheric pressure of high altitude, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं आपका प्रेशर कम होता रहता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता रहता है। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बट जैसे जैसे आप वहां पे रहना शुरू करते हैं ना, ग्रेजुअली यू आर गेट एक्लिमेटेड, एक्लेमेटाइज, ठीक है। आप लोग एक्लेमेटाइज्ड हो जाते हो, उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेते हो, एक्लेमेटाइज, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्लेमेटाइज, ठीक है। And stop experiencing altitude sickness. How do your body solve this problem? तो कैसे बॉडी ने अपने आप को acclimatize किया? That is the body compensate low oxygen availability by increasing RBC. उसने red blood cell का count increase कर दिया, decreasing the binding affinity of hemoglobin and by increasing the breathing rate. ये सारे factors important है, 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उससे आप लोग कैसे बाहर आ सकते हो, आपकी बॉडी कैसे चेंजेस करती है अपने अंदर। Many tribes live in the high altitude of Himalayas. Find out if they normally have a higher RBC count than a normal hemoglobin. Yes, they will have. अगर जो आप लोग प्लेन्स के पर्सन की हीमोग्लोबिन कंटेंट चेक करोगे और एक हिमालय वाले पर्सन की, तो उनमें एब्सोल्युटली ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। In most animals, the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। ह्यूमंस के अंदर आपको होता है 35 to 37 के बीच में सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, बट देयर आर द माइक्रोब्स जैसे आर के बैक्टीरिया हो गए, है ना, दैट फ्लरिश इन द हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी थर्मल्स। आपने पढ़ा होगा एसिडोथर्मोफिल्स, है ना, वेंट्स वेयर टेम्परेचर इज फार एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि उसके अंदर उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो कि उस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। Many fishes thrive in Antarctic water where the temperature is always below zero, है ना, सब जीरो होता है। How do they manage to prevent their body fluid from freezing? वही उसके अंदर एंटी फ्रीजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं उनको सर्वाइव करने वहां पे। A large variety of marine invertebrates and the fish live at a deep depth in the ocean where the pressure could be greater than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such high pressure and do they have special enzymes? Yes, they have. Organisms living in such extreme environments show a fascinating array of the
biochemical adaptation. Some organisms show behavioral response to cope up with the variation in the environment. Desert lizard, another example is your desert lizard. छिपकली जो कि कहाँ रहती है, deserts में. Lack the physiological ability that the mammals have to deal with the high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means, है ना. तो क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल मीन्स तो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती, तो बिहेवियरल मीन यूज करती है. क्या करती है कि जब इसे ठंड लगती है तो अपने घर से बाहर निकलती है, सन में आ जाती है, सन धूप को सेकती है, और फिर जैसे लगता है कि अब गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, अपने घर के अंदर वापस चल जाती है. ठीक है, मतलब अपने पिट के अंदर वापस चल जाती है. दे बास्क इन सन एंड ऑब्जर्व द हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन, बट मूव इन द शेड व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर, स्टार्ट इंक्रीजिंग. Some species are capable of boring into the soil to hide and escape from the above ground heat. ठीक है, डेजर्ट में बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी के नीचे बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने आप को धूप से बचा रहे हैं ना, ताकि उन पे सनलाइट ना पड़े इतनी. सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज योर पॉपुलेशन. सो व्हाट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें जो कि पॉपुलेशन को डिफाइन करती है. इन नेचर वी रियरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, मतलब बहुत ऐसा रेयर होगा कि हमें कोई एक सिंगल इंडिविजुअल मिलेगा किसी स्पीशीज का, बहुत सारे होते हैं नहीं तो. मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप, अब ह्यूमन की पॉपुलेशन है ग्रुप्स में रहती है ना, इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, है ना. वो शेयर करते हैं तो कम्पीट करते हैं, मतलब भिड़ते हैं एक ही रिसोर्स के लिए, आपस में लड़ाई करते हैं. पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन. इंटरब्रीडिंग मतलब दो आपस में डिफरेंट ब्रीड्स, और इंट्राब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीड. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for a purpose of ecological studies. All the cormorants in the wetlands. ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है. Rats is in an abandoned dwellings. Teakwood tree in the forest wreck, bacteria in the culture plate, lotus plant in a pond are some example of population. बहुत गंदे example दिए वैसे NCERT ने, no doubt, but in earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, है ना. हाँ ठीक है, हम पीछे स्टडी करके आए थे कि एक कल्ले ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ता है. It is at the population level that the natural selection operates. कहाँ स्टडी करिए आपने नेचुरल सिलेक्शन, हार्डी विंगवर्क प्रिंसिपल में आपने स्टडी किया. तो कह रहे जो ये नेचुरल सिलेक्शन होती है ना, पॉपुलेशन लेवल पे होती है, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती. पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. ठीक है, किस किस से लिंक कर रही है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से. A population has certain attribute whereas an individual organism does not, है ना. पॉपुलेशन के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पे नहीं हो सकते, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, है ना, माइग्रेशन और इमिग्रेशन. तो ये सब कुछ होता है जो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर. एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव. एन इंडिविजुअल में हैव अ बर्थ और डेथ, है ना. एक इंडिविजुअल का बर्थ हो सकता है और डेथ हो सकती है, बट पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है. दैट इज पर 1000 में कितने बर्थ हुए, है ना. एक ईयर में पर 1000 बर्थ कितने होते हैं, दैट इज एक्चुअली डेथ रेट. और बर्थ इज इन द पॉपुलेशन द रेट रेफर टू द पर कैपिटा बर्थ, है ना, एंड द डेथ. ठीक है, द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड एज अ कैरेक्टर आर चेंज इन द नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन. जितने आपके बर्थ हुए और अपॉन जितने टोटल पहले एग्जिस्ट करते थे वो आपका बर्थ रेट हो जाएगा. जितनी डेथ हुई अपॉन कितने टोटल थे उनको डिवाइड बाय टोटल जो डेथ रेट. ओके, ये दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी देती है कि आपके पास है लोटस फ्लावर का और एक आपके पास है फ्रूट फ्लाइज का. ठीक है, कहाँ गया लोटस प्लांट, ये रहा, और एक ये रहा. ठीक है, ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जो कोई न्यूमेरिकल बनेंगे इस चैप्टर से तो इन दोनों में से ही बनेगा. ठीक है, इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट. 20 लोटस प्लांट थे पिछले साल. एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर, और 8 नए आ गए. तो बर्थ रेट क्या होगा, दैट इज जितने आए अपॉन जितने पहले एग्जिस्ट करते थे, दैट इज 0.4 हो गए. ठीक है, पर ईयर में. और सेकंड आपका डेथ रेट का, देखिए 4 इंडिविजुअल्स थे लेबोरेटरी में, 4 इंडिविजुअल्स इन लेबोरेटरी ऑफ 40.
मतलब 40 की प्रोजेनी थी जिसमें से 4 आपके मर गए, तो दैट रेट बताइए, तो 4/40 दैट इज 0.1। ठीक है। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो इज कितने मेल है पर फीमेल पे, है ना, पर 1000 फीमेल्स पे। एन इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट द पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। 60% ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% आर मेल। ठीक है, तो ऐसे आप लोग डिफाइन कर सकते हो हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन अ प्रोजेनी एज कम्पेयर टू फीमेल्स, पर 1000 फीमेल पे कितने मेल है। ठीक है। A population at a given time is composed of individuals of different ages. If the age distribution is plotted for the population, the resulting structures are called age pyramids. ठीक है, it is a graphical representation of your age distribution. For human population, the age pyramid generally show age distribution of male and female in a diagram. The shape of the pyramid reflects the growth status of the population, whether it is growing, stable or declining. ठीक है, तीन तरह के हमारे पास आपके पास आते ही। ठीक है, वन इज एक्सपैंडिंग, जहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। ठीक है। देन इट्स स्टेबल, जहाँ पे जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव और जो रिप्रोडक्टिव सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, वो कंपेरेबली इक्वल है। और देन आपके पास आता है डिक्लाइनिंग, जहाँ पे आप लोगों की जो रिप्रोडक्टिव होगी वो ज्यादा होगी और प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो भी यंग जनरेशन जो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आने वाली है, रिप्रोडक्टिव जो ऑलरेडी रिप्रोडक्शन के अंडर है प्रोसीजर में, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि उस फेज से निकल चुकी है। ठीक है, मतलब जो कि ओल्ड हो चुके हैं। अडल्ट को आप लोग प्री रिप्रोडक्टिव में लोगे, रिप्रोडक्टिव में आप लोग एडोलसेंस वाली एज को ले लोगे, या फिर प्यूबर्टी वाली एज के स्टूडेंट्स को, या फिर किड्स को। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आप लोग ओल्ड पर्सन को लोगे, मतलब जो कि अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर चुके हैं और अपने सर्वाइवल के प्रोसेस में compete कर रहे हैं। The size of population tell us about its status or in the habitat, whether ecological process we wish to investigate in a population be if the outcome of competition with another species, है ना, हो सकता है वो दूसरी species के competition में थे। The impact of predation, predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in a term of any change in the population size. The size in the nature could be as low as less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetland in any year, or go into million Chlamydomonas in a pool. Population size technically called population density. This is the population density. ठीक है, designated as n need not necessarily be measured in the number only, although total number is generally the most appropriate measure of the population density. In some cases either meaningless or difficult to determine. In an area if there are 200 carrot grass, पार्थेनियम आप लोगों ने स्टडी किया ना, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस plant, but only a single huge banana tree with a large canopy, stating that the population density of bananas is relative to that of carrot grass, है ना, amount to underestimating the enormous role of banana in the community. In such cases, the percentage cover or the biomass is the more meaningful measure of the population size. Total number is again not easily adaptable measure if the population is huge and counting is not possible or very time consuming. If you have to dense a laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? Sometimes, for certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population density. Relative density serves to the population equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good. अब आप लोग एक एक मछली तो नहीं गिनने बैठोगे पॉन्ड्स में कितनी मछली है, तो क्या करोगे, आप लोग एक जाल खींचोगे, उस जाल में जितनी मछलियां होगी उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी डेंसिटी है ना। We are mostly obliged to estimate population size indirectly with actual counting with them or seeing them. The tiger census in our national park and the tiger reserve is often based on pug mark or fecal petals. ठीक है, अब टाइगर्स को लोग गिनने नहीं बैठोगे तो आप लोग क्या करते हैं, तो उनके जो फुटप्रिंट होते हैं उसको काउंट कर लेते हैं, या फिर फीकल पेटल्स जो कि वो वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से, एक्सक्रीट करते हैं, उसके थ्रू पे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में डिफाइन कर सकते हो। द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। स्टैटिक मतलब
कोई मतलब फिक्स नहीं है ये, ठीक है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, predation, pressure, or and adverse weather. In fact, it is these changes in the population density that give us some idea of what is happening in the population, whether it is flourishing or declining. Flourishing मतलब अच्छी हो रही है, increase हो रही है, या declining मतलब कम हो रही है. Whatever might be the ultimate reason, the density of population in a given habitat during the given period fluctuates due to a change in the four basic processes, two of which, natality and immigration, contribute to an increase. Natality मतलब birth rate and immigration मतलब किसी का आना यहाँ पे दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आना या फिर अपने एरिया में आना. एंड देयर आर टू जो कि होती है मोटिलिटी एंड इमिग्रेशन जो कि डिक्रीज करते हैं, ठीक है. नेटिलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन. नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट, मोटिलिटी मतलब डेथ, इमिग्रेशन मतलब आना, एमिग्रेशन मतलब जाना, ठीक है. तो ये एक डायग्राम है जो कि बता रहा है आपको कि पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन ऐड करता है. अगर ये नेटिलिटी मतलब बर्थ है तो ऐड होगा, इमिग्रेशन है कोई आया तो वो भी ऐड होगा, बट अगर ये कोई जा रहा है या फिर किसी डेथ हो गई तो पॉपुलेशन से माइनस हो जाएगा. तो फॉर्मूला है इसमें हमारे पास एक कहीं पेपर में न्यूमेरिकल भी आया था हमारे टाइम पे. सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ टाइम t, किसी टाइम t पे n एक पॉपुलेशन है ऑलरेडी जो कि है, देन द डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 मतलब उससे थोड़े टाइम बाद तो क्या होगा, t पे तो ऑलरेडी थी वो तो काउंट होगी होगी, प्लस कितना बर्थ है और कितना इमिग्रेशन है उसे आप लोग प्लस करोगे, माइनस कितना डेथ है और कितना एमिग्रेशन है उसे आप लोग प्लस करके माइनस कर दोगे. मतलब क्या है कहने का कि बर्थ और इमिग्रेशन उन दोनों को आप लोग प्लस करोगे, डेथ और एमिग्रेशन को आप लोग प्लस करोगे, फिर बर्थ वाले से ठीक है डेथ और एमिग्रेशन को प्लस किया, फिर बर्थ और इमिग्रेशन में से डेथ और एमिग्रेशन को माइनस कर दोगे, ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन आता है वहां पे रैट वाला कि रैट की एक टाइम पे इतनी प्रोजेनी थी, इतने उसमें ऐड हुए, इतने उसमें से कहीं दूसरी जगह चले गए, जिसका आंसर एब्सोल्युटली जीरो आ रहा था, कोई चेंज नहीं आता पॉपुलेशन में, बट न्यूमेरिकल आया था हमें, ठीक है. You can see from the above equation that the population density will increase if the number of birth plus the number of immigrants you will say is more than the number of death plus the number of emigrants, ठीक है. Under the normal condition, birth and deaths are the most important factor influencing the population density. The other two factors assuming important only under special condition. For instance, if a new habitat is just being colonized, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंट टू पॉपुलेशन ग्रोथ दैन बर्थ रेट, है ना. अब कोई पॉपुलेशन कोई नया एरिया सेटअप हुआ है तो वहां पे क्या होगा कि बर्थ तो नहीं होगा ना, पहले तो क्या होगा कि पहले तो वहां पे पॉपुलेशन आनी शुरू होगी दूसरे एरिया से, उसके बाद बर्थ होने शुरू हो गए ना वहां पे. तो सबसे पहले तो कौन सी चीज इंपैक्ट करती है, दैट इज इमिग्रेशन. ग्रोथ मॉडल्स, अब आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्रोथ मॉडल्स कि आप लोग कैसे ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हो इन अ डिफरेंट वेज. Does the growth of a population with the time slow show any specific or predictable pattern? Yes. कई बार unlimited growth होती है, कई बार limited होती है. We have been concerned about the unbridled breed-led human population growth, मतलब continuously जो growth होती जा रही है, and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animals population in the nature behave the same way or the show some resistance on the growth. Perhaps we can learn a lesson or two from the nature on how to control population growth. First is your exponential growth. Exponential मतलब exponentially grow कर रहा है कोई चीज, continuously grow करी जा रही है. Resources, और ऐसा कब होगा जब आपके पास unlimited resources होंगे. Resource, food और space availability is obviously essential, है ना, बहुत essential है for the unimpeded growth of population. Ideally, when resources in the habitat are ultimately each species has the ability to release fully its innate potential. मतलब अगर ये किसी स्पीशीज को प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं जिसने उन्हें चाहिए, है ना, तो क्या होगा वो अपना फुल पोटेंशियल से ग्रो कर पाएगी. एज डार्विन ऑब्जर्व्ड व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना, देन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन एक्सपोनेंशियल, मतलब कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी, और ऐसी टाइप ऑफ ग्रोथ को हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं. Geometric fashion, if in a population of size n, the birth rate, no total number of per capita birth are represented by b, and the death rate again not per capita by d, then the increase or the decrease in the n, मतलब n is population size during the period of time t is given by dn by dt is differentiation, है ना. डिफरेंशिएशन स्टडी किया ना आप लोगों ने फिजिक्स में, रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर में ये स्टडी क्या होगा, फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू dn by dt, है ना.
तो यहाँ पे भी dn by dt इज इक्वल टू b माइनस टी बर्थ माइनस डेथ इनटू पॉपुलेशन साइज, ठीक है, और dn by dt इज इक्वल टू rn, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है n क्या है, पॉपुलेशन साइज है, t टाइम है, n अगेन पॉपुलेशन साइज है, बट r क्या है, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, and it is a very important parameter chosen from the sparing impact of assessing impact of antibiotic or abiotic factor on the population growth. To give you some idea about the magnitude of R value for the Norway rat, the R is 0.015 and for the floor beetle is 0.12. In 1981, the R value of a human population was about, in India, is 0.0205. Find out what is the current R value. For calculating it, you need to know the birth rate and the death rate, ठीक है। The above equation describes the exponential or geometrical growth pattern of the population and result in the J-shaped curve where we plot n in the relation to time. If you are familiar with the basics calculus आप लोग को आता होगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा, you can derive the integral form of the exponential equation, that is nt is equal to n naught e की पावर rt, ठीक है, ये आप लोग स्टडी कर चुके हो। Any species growing exponentially under the unlimited resources condition can reach enormous population density in a short period of time. Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of check. Check मतलब अगर डेथ ना होते हुई और बर्थ होते रहे तो क्या होगा, एक टाइम पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो ही जाएगी ना। द फॉलोइंग इज एन एनिकोडोट population narrated to the demonstrate dramatically how fast a huge population could build up a growing exponentially. तो ये जो आपको लिखा है dn by dt is equal to rn, दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो ही जा रही है ना। और ऐसा कब होगा, जब आपको रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिलेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। चलो जी, इट्स स्टोरी टाइम नाउ, ठीक है। छोटे बच्चों की बुक में स्टोरीज होती है, तो देखिए आपकी बायो की बुक में स्टोरीज है, हाउ इंटरेस्टिंग। द किंग एंड द मिनिस्टर सेट फॉर द चेस गेम। अभी सेट मतलब सैटरडे नहीं है, इसका मतलब कि वो लोग चेस गेम खेलने के लिए बैठे, कौन कौन, किंग एंड द मिनिस्टर। The king, confident of winning the game, was ready to accept any bet proposed by the minister. अब किंग ने कहा कि मैं जीतूंगा पक्का, और उसके बाद तू जो भी कहेगा मैं वो चीज कर दूंगा, ठीक है। The minister humbly said that if he won, he wanted only some of wheat grains, the quantity of which is to be calculated by placing on the chessboard one grain in the one square, ठीक है। तो मिनिस्टर ने क्या शर्त रखी कि अगर जो आप जीत जाते हैं तो आपको मेरे को सिर्फ क्या देना होगा, वीट देनी होगी, और वो भी कैसे, इन अ सीन कि हर एक स्क्वायर में आप लोगों को एक वीट का दाना रखना होगा। देन 2 grains in 2 square, then 3 in 3 equal and 4 in 8 in 4 है। ये क्या हुआ, 2 मिनट 1 in 1, 2 in 2, 4 in 3, 8 in 4 है ना, तो वो डबलिंग होती जाएगी, ठीक है। टाइम द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ वीट, वैसे गलत लिखा हुआ ये, 1 in 1 होगा, 2 in ओके 2 in 2 होगा, 4 in 3 होगा, 8 in 4 होगा, 16 in आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। टाइम द प्रीवियस क्वांटिटी ऑफ व्हीट ऑन द नेक्स्ट स्क्वायर अंटिल ऑल द 64 स्क्वायर्स वर फिल्ड। आप लोग को पता होगा जिसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं ना, जो डिफरेंट ब्लैक एंड व्हाइट। द किंग एक्सपेक्टेड द सीमिंगली सिली बेट, मतलब उसे लगा कि ये क्या है यार, बहुत बेकार बेट लगाई, तो कोई ढंग की चीज मांगता है ना। बट अनलकीली फॉर हिम द मिनिस्टर वॉन, बट क्या हुआ, मिनिस्टर जीत गया। द किंग फेल्ट दैट फुलफिलिंग द मिनिस्टर बेट वाज सो इजी। अच्छा क्या था कि मिनिस्टर ने कहा था ना कि अगर जे मैं जीत जाऊंगा तो आपको ये करना होगा। He started with a single grain on a first square and proceeded to fill the other square following minister suggested procedure. But by the time he covered half the chessboard, the king realized to his dismay that all the wheat produced in the entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 square। ऐसा मेरे को तो नहीं लगता, इतने तो दाने आप लोगों के घर में ही प्रेजेंट होते हो ना वीट के। Now think of a tiny paramecium starting with just one individual and
So binary fission doubling in a number every day, and imagine what a kind of boggling population size it would reach in a 64 days. ठीक है, तो स्टोरी बहुत बेकार थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई लेन देन नहीं हमारी बायोलॉजी से, बट जबरदस्ती पढ़ाई गई तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ ली, है ना। स्टोरी टाइम होगा बीच में, और क्या चाहिए आप लोगों को, रिलैक्स मिल गया थोड़ा सा, है ना। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ना तो सेकंड टाइप ऑफ ग्रोथ वी हैव इन सिलेबस इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, जहाँ पे हम लोगों पे लिमिटेड ग्रोथ होती है एक टाइम के बाद। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन द नेचर, और एक्चुअली में यही एग्जिस्ट करता है मॉडल, ठीक है, वो तो जैसे बातें वाली मॉडल है कि बस हवा में कुछ भी बोल ही जाओ। No population of any species in the nature has its disposable unlimited resource to permit the exponential growth. This led to the competition between individuals for the limited resources. Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. Darwin के according, reproductive जो fit होगा वो survive करेगा और reproduce करेगा. The governments of many countries has also realized this fact that introduce various resistance with a view of to limit human population growth, है ना, जैसे इंडिया में हम दो हमारे दो। In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum population number, beyond which no further growth is possible. और इस चीज को इससे एक पर्टिकुलर टर्म दी जाती है, कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि नेचर कितनी पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है, कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है ग्रोथ के लिए, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। A population size in a habitat with a limited resource issue in initially a lag phase. Lag phase मतलब बहुत धीरे धीरे चल रही होगी ग्रोथ, followed by a phase of acceleration, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा accelerated growth होगी, and de-acceleration, and finally an asymptote with when the population density reach the carrying capacity. Asymptote मतलब स्टेबल हो जाएगी, उस पर ग्रो ही नहीं करेगा वो, मतलब कह सकते हैं उसे सैचुरेशन लेवल आ जाएगा उसका। A plot of n in a relation to the time t result a sigmoid curve. This type of population growth is called a Warshausen per logistic curve. ये साइंटिस्ट का नेम है Warshausen, and is described with the following equation: dn by dt is equal to rn k minus n upon k. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है जहाँ पे आप लोगों को n पता है क्या है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी है, टाइम t, r इंटेंसिटी रेट है, k आपकी कैरिंग कैपेसिटी है। Since resources for the growth of most of the animal are finite, मतलब लिमिटेड नहीं होते, इट इज अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, या तो आज या कल आके कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो ही जाएंगे। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड एज अ मोर रियलिस्टिक वन। ठीक है, अगर जब पेपर में आया था कौन सा मॉडल एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो आप लोग बताओगे कि कौन सा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। Gather from the government census data the population figure in the last 100 years, plot them and check which growth pattern is evident। ठीक है, सेंसस कब होता है, 10 साल के बाद होता है, 2010 में हुआ था, 2020 में हुआ था, और अब 2021 और 2022 में होएगा सेंसस। ठीक है, मतलब हो रहा होगा इस समय बेसिकली। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सबसे पहले तो आपको मैं लॉजिस्टिक कर्व दिखाना चाहूंगा कैसा दिखता है, ये देखिए, दिस इज लॉजिस्टिक कर्व जो कि आपको भी दिख रहा है। टाइम से शुरू हुआ, लैग फेज आया, ये इसका लैग फेज है। ठीक है, देन ये वाला एक्सेलरेटरी फेज है, ये लैग फेज है। ठीक है, ये वाला आपका एक्सेलरेटेड फेज है, और ये वाला सिम्पटॉट फेज है। ठीक है, तीन फेज आते हैं इस कर्व में, लैग फेज, एक्सेलरेटेड फेज और सिम्पटॉइड फेज। ठीक है, जहाँ पे लिमिटेड हो जाता है हर चीज, एंड दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, देखिए इस लेवल पे आपकी कैरिंग कैपेसिटी रीच हो गई, और उसके बाद आपकी ग्रोथ पे लिमिटेड हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, सो दिस इज वेरी गुड पार्ट ऑफ चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, दोनों कर्व्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनकेस आप लोगों को कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में, तो प्लीज हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अपना डाउट, या फिर आप डाउट फॉर्म भी फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। We will get back to you very soon. So thank you guys, goodbye and enjoy your days.